डियर इलेक्ट्रॉनिक्स लवर्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ऑसिलेटर। और आज हम पढ़ेंगे वे ब्रिज ऑसिलेटर। सो एज यूजुअल, बिफोर वी एक्चुअली डू द एनालिसिस ऑफ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए वेन ब्रिज ऑसिलेटर, एक बार इसको ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से कुछ बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि जो बार्कहाउसेन क्राइटेरिया है वो किस तरह से हम इसमें अचीव कर रहे होते हैं। So what would be the steps to study or understand any concept of any wave bridge oscillator will be, क्या होना चाहिए आपका कि मैं सबसे पहले सर्किट डायग्राम को समझूं। लेकिन सर्किट डायग्राम को समझने और उसको याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले ये याद रहे कि मैं बार्कहाउसेन क्राइटेरिया किस तरीके से अचीव कर रहा हूँ, यानी 360 डिग्री। और बार्कहाउसेन क्राइटेरिया में भी स्पेशली जो फेज शिफ्टिंग का क्राइटेरियन है, जो फेज शिफ्ट हमको अचीव करना होता है, वो कैसे अचीव करें, क्योंकि गेन तो हमारा अकॉर्डिंगली वैल्यूज चूज करने से आ जाता है, बट फेज हमारा ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द सर्किट, ओवरऑल जो सर्किटरी हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, राइट। सो मैं बता दूं विद द हेल्प ऑफ ए ब्लॉक डायग्राम, ये हमारा एक यूजुअल एक एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक में हम जो सेटअप देते हैं, ऑब्वियसली ऑसिलेटर्स आर एम्पलीफायर्स विथ पॉजिटिव फीडबैक नेसेसरीली। तो और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि ओवरऑल जो फीडबैक होगा विल बी द फीडबैक पाथ, मतलब जो ओवरऑल जो लूप गेन होगा, यानी कि जो मेन एम्पलीफायर मॉड्यूल है उसके बाद जो फीडबैक मॉड्यूल है, दोनों मिलके ओवरऑल 0 डिग्री की फेज शिफ्टिंग करते हैं, उसी को पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है। इट वाज रिकॉल फॉर यू। सो ये मेरा ए गेन देगा ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से, समझ रहे हैं। और इधर से जो आउटपुट मिलेगा उसको एक फीडबैक सर्किट, फीडबैक नेटवर्क के माध्यम से, जिसका एक अपना एक फीडबैक फैक्टर होगा, बीटा यूज करते हैं जिसके लिए ऑलवेज। उसके बाद वो आगे जाके इनपुट पे हम कनेक्ट कर देते हैं, और हम लोग अलग से कोई इनपुट एक्सटर्नली नहीं दे रहे हैं नेसेसरली इन केस ऑफ एन ऑसिलेटर। तो वेव ब्रिज ऑसिलेटर के अगर हम जस्ट रिकॉल करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें, रिलेट करने की या कंपेयर करने की कोशिश करें अपने प्रीवियस टाइप ऑफ ऑसिलेटर हमने जो पढ़ा, जो कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर था, तो उसमें क्या हो रहा था कि ये जो था ये 180 डिग्री देता था और ये भी 180 डिग्री देता था, ये 180 डिग्री देता था, ये भी 180 डिग्री देता था। और चूंकि 180 डिग्री हमें कराना था, इसके लिए हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, ऑप एम्प के केस में बात करें तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज कर रहे थे, क्योंकि वहां पे वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। बट वेन ब्रिज ऑसिलेटर में हम लोग 180 प्लस 180 का फेज शिफ्टिंग नहीं कराते हैं। देखिए क्या कराते हैं वेन ब्रिज ऑसिलेटर में, आगे जाके हम जब एलसी ऑसिलेटर पढ़ेंगे उसमें भी 180 180 आएगा, बाद में देखेंगे। बट वेन ब्रिज ऑसिलेटर में जरूर हम आपको फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए कि मेरा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर किस तरह से दे रहा है फेज शिफ्ट, और वेन ब्रिज ऑसिलेटर किस तरह से दे रहा है। वेन ब्रिज ऑसिलेटर में मैं अगर एक सिंपल बात कहूँ तो बहुत याद करना आसान होगा इस बात को, कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज किया था। यहाँ पे जो एम्पलीफायर यूज किया था वो इन्वर्टिंग था, बट वेन ब्रिज ऑसिलेटर में हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज करेंगे। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कोई इन्वर्ट नहीं करेगा फेज को, फेज शिफ्टिंग नहीं करेगा, यानी 0 डिग्री फेज शिफ्ट देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी आपको 0 डिग्री फेज शिफ्ट ही लेना पड़ेगा, सो दैट योर ओवरऑल फेज शिफ्टिंग विल बी 0 डिग्री। ठीक है, तो ये है अंतर एक नॉर्मल फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में और एक वेन ब्रिज ऑसिलेटर में। अच्छा, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि जो आपका फीडबैक पाथ था, फीडबैक नेटवर्क था, वहां पे आपको जरूरत थी फेज को शिफ्ट कराने की। बट वेन ब्रिज ऑसिलेटर में आपको इस फीडबैक वाले पार्ट में फेज शिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपका यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ भी फेज शिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए 0 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है, इसलिए नो फेज शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम फेज शिफ्ट ऑसिलेटर नहीं रखा गया, बल्कि इसका नाम वेन ब्रिज रखा गया, क्योंकि जो फीडबैक वाला जो नेटवर्क होगा वो एक ब्रिज, एक वेन ब्रिज बनेगा। उसको हम डिज़ाइन को कैसे भी बनाएं, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको ये डायग्राम बना के दिखाऊंगा, सो दैट एनालिसिस करना आपको बहुत आसान होगा और याद रखना भी आसान होगा, एग्जाम में भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे मैं इसको ड्रॉ करूँ। ठीक है, सो जो नाम हम रख रहे हैं फिलहाल टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर के, वो भी आप समझिएगा कि जो हम फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का नाम रखे थे बिकॉज मेरा जो फीडबैक पाथ था वो फेज शिफ्ट करा रहा था। वेन ब्रिज ऑसिलेटर में का नाम इसलिए पड़ा ऐसा क्योंकि आपका जो फीडबैक पाथ है वो वेन ब्रिज स्ट्रक्चर में बनाया जा रहा सर्किट। तो देखेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री फेज शिफ्ट, यहाँ पे 0 डिग्री फेज शिफ्ट का बात को याद रखना है। और 0 डिग्री फेज शिफ्ट से मैं कहना चाहता हूँ कि हम नॉन
इन्वर्टिंग ऑप एम्प या एम्पलीफायर सिंपली लिख सकता हूं का यूज करने वाले हैं, नॉन इन्वर्टिंग। और यहां पे जो हम यूज करने वाले हैं एक ब्रिज स्ट्रक्चर का यूज करने वाले, मैं आपको यही पे दिखाता हूं। आउटपुट जो यहां से आएगा ऐसे करके, वो एक रेजिस्टेंस फिर कैपेसिटेंस के सीरीज में कनेक्ट, आर और सी सीरीज में कनेक्टेड है। उसके बाद इस पॉइंट पे आप ये जो है ना, दिखाऊंगा अभी आपको, ये वाला आप इसके पॉजिटिव टर्मिनल दोगे और यहाँ पे एक पैरेलल में आरसी सर्किट ड्रॉ किया जाएगा। आई शो यू, बट मैं जस्ट यहाँ पे एक ग्लांस आपको देना चाहता हूँ। और ये रहेगा अर्थिंग, यानी कि आपका जो यहाँ से वोल्टेज आउटपुट मिलेगा वो इस सीरीज वाले कॉम्बिनेशन पे, उसके बाद इस पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन पे, आर और सी का फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इस सीरीज वाले कॉम्बिनेशन पे और इस पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन से पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा। और यहाँ पे जो पोटेंशियल आपका अवेलेबल होगा, ऑब्वियसली ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे फीडबैक पे चला जाएगा। आई शो यू दैट। तो मैं बताना चाहता था कि यहाँ पे जो पार्ट है वहाँ पे क्या यूज होने वाला है और यहाँ पे जो पार्ट है वहाँ पे क्या यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये जो दो यूज है इसको आप समझ लेंगे तो वे ब्रिज ऑसिलेटर बस वही है। अब मैं जा रहा हूँ समझाने के बाद एक्चुअल सर्किट डायग्राम बनाने, क्योंकि सडनली अगर आप एक सर्किट डायग्राम देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप उसको याद करने की कोशिश करने लगते हो, बाद में उसको ट्रिक्स टू रिमेंबर सोचते हो कि कैसे याद रखा जाए। तो इसके लिए ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। सो लेट अस सडनली बिगन, नाउ बिगन दी डिज़ाइन जो अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे। अब हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सी दिस, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्चुअली ड्रॉ दिस सर्किट डायग्राम ऑफ एन वे ब्रिज ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने क्या बताया, हम लोग यूज करेंगे एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये मेरा ओप एम्प है, ओप एम्प को नॉन इन्वर्टिंग तरीके से, ये मेरा हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल यहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग। अगर ये नॉन इन्वर्टिंग है यानी कि मैं इनपुट कहीं ना कहीं यहाँ से दूंगा, बट ऑसिलेटर केस में हम इनपुट तो देते नहीं है, फीडबैक दे देते हैं। इसीलिए आने का मतलब मेरा फीडबैक जो भी इधर से आएगा वो इसी पे जाएगा। ये तो आप समझ लो पहले कि फीडबैक मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जाने वाला है, राइट। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैं फीडबैक बनाने वाला हूँ, बट पहले मैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को कंप्लीट बना लूँ। यहाँ से मेरा आउटपुट आता है वी आउट, उसी आउटपुट को मैं एक इधर से एक आरएफ रेजिस्टेंस के थ्रू, जो कि उसका बेसिक उसका फीडबैक था। देखिए आप कहोगे सर ये तो नेगेटिव फीडबैक दिया गया है, ऑल दो नेगेटिव फीडबैक दिया गया है, बट माई होल सेटअप इज रेंडरिंग और वर्किंग एज नॉन इन्वर्टिंग, मीन्स 0 डिग्री फेज शिफ्टिंग का आउटपुट देता है, इसीलिए मुझे वही रिक्वायरमेंट थी। तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट का आउटपुट देने वाला एक एम्पलीफायर सेटअप मैंने तैयार कर लिया। और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस आर आई या जो भी आप लिख सकते हो, आर आई लिख देता हूँ, मेरी मर्जी है। और इसको मैं नॉर्मली ग्राउंडेड कर देता था, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सेटअप तैयार हो गया मेरा। यहाँ पे मैं अपना इन देता था, इनपुट में देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई विल फेच द इनपुट एट दिस पॉइंट एट दिस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ पे मैं इनपुट देने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं इनपुट नहीं देके मैं फीडबैक को ही एज ए इनपुट दूंगा, है ना, क्योंकि मैं ऑसिलेटर डिजाइन कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा क्या करने वाला हूँ। ये मेरा जो ये पार्ट था, सॉरी, जो सिंपल जो गेन वाला पार्ट है वो मेरा मिल गया। अब मैं फीडबैक नेटवर्क बनाने जा रहा हूँ। देखिए फीडबैक नेटवर्क मैंने क्या बताया था, आई विल टेक द आउटपुट, सैंपल द आउटपुट डायरेक्टली, वोल्टेज ले लिया यहाँ से मैंने, और एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर का एक सीरीज पाथ ले लिया मैंने, आर एंड सी। ये आपका एक पार्ट का काम किया। दूसरा पार्ट मेरा क्या है, आगे जाके मैं क्या करूँगा, पैरेलल में आर और सी को ले लूँगा। यहाँ पे मैंने सी ले लिया, यहाँ पे मैंने आर ले लिया, दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया और दूसरा टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, सो दैट मेरा इसके अक्रॉस का वोल्टेज ही यहाँ पे एक इनपुट की तरह काम करेगा, या फीडबैक में ये वाला वोल्टेज। तो आप कह सकते हो कि ये जो वी आउटपुट यहाँ से मिल रहा है वो आगे जाके यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही वी एफ का काम करेगा, क्योंकि यही वोल्टेज तो आपको मिलेगा। ये मेरा आर है और ये मेरा सी है, सो ये सी बराबर है, ये आर बराबर है। ऑल दो अगर आप बराबर नहीं भी रखते हो, ये R1 या R2 रख दो, ये C1 ये C2 रख दो, फिर भी आपका सर्किट काम करेगा, ऑसिलेशंस उसी हिसाब से प्रोड्यूस होंगे, प्रॉब्लम नहीं है। बट हम अपने मैथमेटिक्स सिंप्लिसिटी के लिए मैं दोनों आर को बराबर, दोनों सी को बराबर रखूंगा। ऑल दो आप R1 R2 रखोगे, C1 C2 रखोगे तो भी आपका ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स कठिन हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका आर मर्ज हो जाता है तो आपको थोड़ा इजी लगता है कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ द कैलकुलेशन ओनली आई एम टेकिंग एज इक्वल्स, ठीक है। तो ये जो येलो पोर्शन मैंने बनाया है ये आपका बीटा पार्ट है। तो बीटा पार्ट क्या होगा आपको ऑलवेज पता होना चाहिए। बीटा जो होता है वो वी एफ डिवाइडेड बाई वी जीरो इज इक्वल टू बीटा होता है, यानी कि ये जो वोल्टेज है वो इन दोनों पुट यहाँ पे अगर मैं मानूँ,
एक डिफरेंट कलर ले लेता है एक में। अगर मैं मानूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो इम्पिडेंस है वो इसको Z1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यह ज़्यादा कन्वेंशनल लगेगा। ये वाला जो पैरेलल वाला पार्ट है ये मैं Z1 मान लेता हूँ, और ये जो सीरीज वाला पार्ट है उसको Z2 मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का इम्पिडेंस मैं कहना चाहता हूँ कि Z1 क्या है आपका, ये और C और R का पैरेलल, C और R का पैरेलल का मतलब R तो रहेगा, R के साथ पैरेलल में C का मतलब XC नॉट C तो कैपेसिटेंस हो गया ना, C के वजह से जो यहाँ पे रिएक्टेंस है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसको लेना है आपको, तो XC लूँगा, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और Z2 मेरा क्या है यहाँ पे, Z2 इज माई R सीरीज में है इस कैपेसिटेंस के साथ, तो प्लस XC हो जाएगा, ठीक है। तो ये Z1 Z2 मैं यहाँ पे बताना चाहता था। तो ये जो है यहाँ तक का, तो ये Z1 और Z2 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन कन्फ्यूजन है तो समझ लीजिए, एक वोल्टेज आप देते हो यहाँ पे, और आप पहले एक कोई इम्पिडेंस यहाँ पे आता है, सपोज ये आपका इम्पिडेंस है Z2 यहाँ पे एक्चुअली इसके हिसाब से, और आगे जाके यहाँ पे Z1 है ना, ये ग्राउंडेड है। तो ये जो वोल्टेज आप दोगे और यही वोल्टेज आपको आगे जाके प्राप्त होने वाला है। तो यानी कि Z1 के पास का वोल्टेज आपको लेना है। तो Z1 के पास कितना वोल्टेज मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस V0 Z2 और Z1 में डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, तो Z1 को कितना मिलेगा, Z1 को मिलेगा V ऑफ Z1 जो होगा वो होगा, Z1 के पास का वोल्टेज होगा Z1 इंटू, ठीक है, Z1 इंटू V0 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2, क्योंकि Z1 और Z2 में डिवीजन हुआ इसलिए Z1 प्लस Z2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये सिंपल चीज़ें नेटवर्क थ्योरी के कॉन्सेप्ट आपको किसी भी कन्वेंशन से आप इसको सॉल्व करें, KVL से करें, KCL से करें, जैसे भी करें, यू शुड बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स एट योर फिंगर टिप्स। आपको फिंगर टिप्स में बातें बस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल दिस स्टफ्स आई एम गोइंग टू यूज टू एनालाइज दिस फीडबैक नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए मैं इसका यूज करूंगा, क्योंकि बीटा मुझे निकालना है। अगेन एक बात फिर से रिकॉल आपके लिए यहाँ पे बता दूँ कि ये आपको 0 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा, और ये भी, ये पूरा नेटवर्क, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा नेटवर्क भी आपको 0 डिग्री फेज शिफ्ट देगा, है ना। इसका मतलब कि बीटा की वैल्यू क्या होगी, अगेन रियल होगी, क्योंकि इसको 0 डिग्री फेज शिफ्ट देना है। 0 डिग्री लाइन रियल लाइन होता है, तो इसको रियल होने के कंडीशन के मदद से हम इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिराइव कर लेंगे। तो सारी बातें हम समझ चुके हैं, अब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ डेरिवेशन के एनालिसिस के लिए कुछ बातें यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो जो ये बातें आप समझ गए हैं, ये बीटा रियल होना चाहिए, इसीलिए मैं इसका यूज करूँगा। सो देखिए मैं अब करने वाला हूँ यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालिसिस, डेरिवेशन ऑफ, क्योंकि यहाँ तक सारी बातें एनालिटिकल है, सब हम जानते हैं, ऑप एम्प कैसे काम करता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, वोल्ट पोटेंशियल डिवाइड कैसे होता है, सब जानते हैं। बट एक रियल और इमेजिनरी नंबर के मैथमेटिक्स की मदद से, कैलकुलेशन की मदद से, ठीक है, हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिराइव करेंगे। और एग्जामिनर आपसे अगर कठिन सवाल बनाना चाहता है, उसको लगता है कि मैं बच्चे को कठिन सवाल दूंगा, तो आपसे फ्रीक्वेंसी को ही डिराइव करने के लिए कहेगा, क्योंकि इसका डायग्राम लोग लिख सकते हैं, कैसे फेज शिफ्ट हुआ, कैसे काम कर रहा है, आप सेंटेंस बना के लिख दोगे, स्टोरी राइटिंग, यू कैन डू दैट। बट हाउ द टीचर्स एक्चुअली ट्राई टू इवेल्युएट द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स माइंड्स, दे वांट द स्टूडेंट्स टू थिंक मैथमेटिकली, चीज़ों को सोचवाना चाहते हैं, इसीलिए मैथमेटिक्स में हम थोड़ा बात करेंगे यहाँ पे। डेरिवेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, ओमेगा भी लिख सकते हो, और ओमेगा को आप 2πf भी लिख सकते हो। इस चीज़ का डेरिवेशन हम करने वाले हैं। तो देखिए मैं ड्रॉ करने वाला हूँ हमेशा की तरह, यहाँ से आपका ये जो पार्ट है ना, ये सीरीज वाला पार्ट और ये पैरेलल वाला पार्ट, ये कैपेसिटर, पहले मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सुंदर लगता है, पहले अगर रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया जाए, है ना, तो रेजिस्टेंस देन कैपेसिटेंस, उसके बाद आगे जाके पैरेलल में अब आ जाएगा दोनों चीज़ें, पैरेलल में आ जाएंगे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। थोड़ा अच्छा बनाते हैं इसको, सीधा बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, उस पॉइंट से हमने लिया और यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींचा, और फिर से यहाँ पे एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, और ये है मेरा ग्राउंडेड पार्ट, और ये मेरा R, ये C, ये R, ये C है ना, ये मेरा हो गया। और यहाँ पे एक्चुअली आपका आउटपुट मिल रहा है, और यहाँ से आप जो ले रहे हो वही आपका VF है, फीडबैक वाला वोल्टेज। सो आपका जो VF का वैल्यू मिलेगा वो VF डिवाइडेड बाई V0 करोगे तो वही आपका बीटा है। और बीटा की वैल्यू देखिए क्या होने वाली है, मैंने बताया
कि यहाँ से यहाँ तक आपका ये जेड है, अगेन ये भी जेड है, लेकिन ये आपका जेड1 है। यहाँ ये जो आपका ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये जेड1 है, और ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये आपका जेड2 है। तो बीटा की जो वैल्यू आपकी आएगी, जो कि ऑब्वियसली ये है, वो पोटेंशियल डिवाइड होने के बाद ये बनेगा Z1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। हमको बस कुछ करना नहीं है, आई हैव टू कैलकुलेट करूँगा मैथमेटिकली, और लास्ट में इसको इक्वेट करूँगा इस तरीके से चीज़ों को कि मुझे ये रियल बन जाए। आई वॉन्ट इट टू बी रियल नंबर, इट हैज़ टू बी अ रियल नंबर, बिकॉज फेज शिफ्ट इसका 0 डिग्री है, फेज नहीं है इसके पास कुछ, तो ये रियल नंबर होना चाहिए। तो इसके एनालिसिस में करने वाला हूँ, ठीक है। अब बस फोकस करिए इस मैथमेटिक्स पे। Z1 को मैं फिर से लिख दूँ, क्या था Z1 मेरा, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब मैंने क्या बोला, R प्लस XC है ना, R पैरेलल XC। Z1 जो है मेरा R पैरेलल XC है, R मेरा ये हो गया मेरा R पैरेलल XC, ठीक है। तो R पैरेलल XC का क्या मतलब हुआ, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ डिटेल में। R पैरेलल XC का मतलब हुआ कि R, देखिए होता क्या है, सिंपल जो चीज़ है पैरेलल में तो प्रोडक्ट बाई सम लिखते हैं, ओके, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट फाइनली जो सिंपल जो थंब रूल है वो है प्रोडक्ट बाई सम का। तो प्रोडक्ट मतलब R इंटू XC बाई R प्लस XC, लेकिन मैं फर्स्ट स्टेप में ही XC के बदले में लिखने वाला हूँ। XC के बदले क्या होगा आपको पता होना चाहिए, J ओमेगा C, ठीक है, ये होना चाहिए, क्योंकि आप कैपेसिटेंस के टर्म्स में लोगे चीज़ों को। XC तो एक उसका नोटेशन है, बट J ओमेगा C, तो R इंटू 1 बाई J ओमेगा C आपने ले लिया, प्रोडक्ट बाई सम ले लिया, सॉरी प्रोडक्ट ले लिया, अब डिवाइडेड बाई सम कर दीजिए इसका, R प्लस 1 बाई J ओमेगा C। ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। थोड़ा इसको सिंपल कर लिया जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसका लुक थोड़ा अच्छा कर दे। इसको अगर सिंपल करोगे तो नीचे का J ओमेगा C नीचे का J ओमेगा C कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ R बचेगा, और नीचे बचेगा 1 प्लस J ओमेगा RC, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन जोड़ घटाव आप जानते हैं सब कुछ। तो Z1 की वैल्यू जो आपकी आई है वो आ गई है, Z1 की वैल्यू आप नोट कर लीजिए, R डिवाइडेड बाई 1 प्लस J ओमेगा RC, ये आपकी Z1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर आप Z2 की वैल्यू निकालो, यही मैं करने की कोशिश करता हूँ, कहीं पे जगह है तो Z2 की वैल्यू अगर मैं करने की कोशिश करूँ, सीरीज है बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे हम। Z2 की जो वैल्यू आएगी, Z2 की वैल्यू सिंपली सीरीज में, मतलब R प्लस XC मतलब R प्लस 1 बाई J ओमेगा C। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो ऊपर में वैसा ही टर्म आएगा कुछ, 1 प्लस J ओमेगा RC डिवाइडेड बाई नीचे में आ जाएगा J ओमेगा C, ठीक है। तो ये Z2 का वैल्यू हो गया। तो Z2 का वैल्यू भी यहाँ पे नोट कर लिया जाए, ठीक है। Z2 का वैल्यू हो गया 1 प्लस, जो इसके नीचे है वही इसके ऊपर है, ठीक है, J ओमेगा RC, और इसके ऊपर में R है और इसके नीचे में J ओमेगा C है, मतलब कैपेसिटेंस वाला पार्ट इसके नीचे है, इसमें रेजिस्टेंस वाला पार्ट। तो Z1 और Z2 की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको VF बाई V मतलब बीटा सिंपली मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। आप जानते हैं कि V8 बीटा क्या है, बीटा क्या है, पोटेंशियल डिवाइड वाला पार्ट। तो ये Z1 फिर से लिखूंगा आपके लिए एक बार, Z1 बाई Z1 प्लस Z2, यही होगा सिंपली। अगर आप इसको पुट करो वैल्यूज़ को, तो पुट कर लिया जाए, Z1 की वैल्यू है R डिवाइडेड बाई, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है मुझे, 1 प्लस J ओमेगा RC ऊपर में हो गया, और नीचे में दोनों का एडिशन, तो दोनों का एडिशन मतलब R प्लस 1 प्लस R बाई 1 प्लस J ओमेगा RC, यहाँ पे प्लस सेम चीज़ फिर से 1 प्लस J ओमेगा RC डिवाइडेड बाई J ओमेगा C, ठीक है, ये वाला पुट कर दिया मैंने। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो बीटा की जो वैल्यू आएगी, देखिएगा लंबा सा एक करेंगे, पहले तो मैं इसको एक बार रीराइट कर लेता हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो। R डिवाइडेड बाई 1 प्लस J ओमेगा RC इंटू, ये सब कुछ नीचे है तो मैं नीचे ही लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नीचे लिख दूंगा। और इसको अगर आप ऐड करो तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो नीचे में आएगा इसके 1 प्लस J ओमेगा RC इंटू J ओमेगा C। अब इसका दोनों का हो गया, तो अगर आप एडिशन करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो J ओमेगा C इंटू R, J ओमेगा RC बन जाएगा, J ओमेगा RC बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे J ओमेगा C कैंसिल, तो 1 प्लस J ओमेगा
आर सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ भी नीचे भी जे ओमेगा आर सी है, यहाँ भी जे ओमेगा आर सी है, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा कुछ आपको टर्म्स मिलेगा। ठीक है, अगले लाइन में हम चलते हैं। बीटा इक्वल्स टू, ठीक है, रीराइट करूँगा चीज़ों को फिर से, आर बाई 1 प्लस जे ओमेगा आर सी नीचे में है इसके, ठीक है, और ये क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 1 बाई दिस है तो इसको इन्वर्ट कर देंगे, है ना, रेसिप्रोकल ले लेंगे और इसको लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या चीज़ यहाँ पे, इंटू 1 प्लस जे ओमेगा आर सी, उसके बगल में क्या है, जे ओमेगा सी है ना, जे ओमेगा सी लिख दिया। ऊपर में क्या है, जे ओमेगा आर सी, तो ऊपर वाला चीज नीचे चला जाएगा, सॉरी जे, ये जे है, जे ओमेगा आर सी प्लस 1 प्लस जे ओमेगा आर सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर का 1, उसके बाद दूसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी स्क्वायर मतलब, तो बी स्क्वायर के लिए देखिए बी स्क्वायर अगर आप करते हो तो जे ओमेगा आर सी का होल स्क्वायर करोगे मतलब जे स्क्वायर होगा तो -1 बन जाएगा, बाकी स्क्वायर में आ जाएगा। तो -1 के लिए यहाँ पे एक माइनस लिख देता हूँ मैं, लेट मी इरेज इट एंड लेट्स राइट इट माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस, जे स्क्वायर की वजह से माइनस हो गया, बाकी हो गया स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab मीन्स 2j ओमेगा आर सी, ये हो गया आपका। अब यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी कैंसिल्ड, सो बीटा जो होगा वो बन जाएगा, ऊपर में है आर डे में, तो ऊपर हो जाएगा जे ओमेगा आर सी, और नीचे में एक काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में सजाते हैं, तो रियल प्लस इमेजिनरी होता है, तो रियल इसमें क्या क्या देख लीजिए, ये रियल पार्ट है, तो पहले लिख दो इसको 1 माइनस है, मैं बार बार प्लस लिख देता हूँ, दिस इज 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर मान लीजिए आप R1 R2 C1 C2 यूज किए होते तो यहाँ R1 R2 C1 C2 आता है ना, लेकिन आपने R1 R2 को बराबर मान लिया, C1 C2 को बराबर मान लिया, दैट्स वाई आर स्क्वायर सी स्क्वायर का टर्म्स आ रहा है, और कोई बात अंतर है नहीं। ये रियल पार्ट हो गया आपका, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, जे ओमेगा आर सी प्लस 2j ओमेगा आर सी, तो प्लस 3j ओमेगा आर सी, तो जे के साथ अगर मैं लिखूँ तो ऐसे लिखूंगा J3 ओमेगा आर सी, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये ऊपर में तो प्योर इमेजिनरी है, नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ऊपर में प्योर इमेजिनरी है, नीचे में रियल भी है और इमेजिनरी भी है ना। तो अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स, कोई ज़्यादा यहाँ पे इंजीनियरिंग नहीं लगाना आपको, सिंपल सोचिए, बहुत बच्चे की तरह से सोचिए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ऊपर है ना ये होल नंबर रियल बन जाए। तो होल नंबर रियल मतलब पूरा का पूरा ये नंबर जो है वो रियल बन जाए, उसके लिए ऊपर का जो नीचे का जो कैंसिल होने के लिए इसको जीरो करना पड़ेगा। अगर आप इसकी बदले जीरो पुट कर दो, इफ़ यू पुट दिस इक्वल टू जीरो, है ना, अगर आप इसको जीरो पुट करो, इफ़ यू पुट जीरो फॉर दिस, देन ये तो वैनिश हो जाएगा, तो ऊपर में भी ये ऊपर का टर्म ये रहेगा, नीचे का टर्म ये रहेगा, यानी कि ऊपर का जे नीचे का जे कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल रेंडर टू बिकम ए प्योर रियल नंबर, है ना। तो इसका मतलब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर जीरो होना चाहिए, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू सिंपली निकल जाएगी 1 बाई आर सी, ठीक है, 1 बाई आर सी, देख लो आप, इधर चला जाएगा, फिर वो स्क्वायर रूट करोगे, और अगर आप 2 पाई एफ के टर्म्स में निकालना चाहते हो तो 1 ओमेगा की वैल्यू ही होती है 2 पाई एफ, है ना, तो ये हो जाएगा 1 बाई आर सी, है ना। और ये वाला जो 2 पाई है, अगर आप इसको इधर कर दो तो यहाँ पे नीचे लिख दो इसको आप 2 पाई। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है फॉर ए वेन ब्रिज ऑसिलेटर। वेन ब्रिज ऑसिलेटर का केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कुछ ऐसा आता है, बहुत ही सिंपल। और अगर आप फेज शिफ्टिंग कर रहे थे तो आपको याद होगा 1 बाई 2 पाई आर सी यही था, बट एक √6 आ रहा था, वहाँ पे √6 आ रहा था क्योंकि आप फेज शिफ्टिंग भी करा रहे हो अपने उस फीडबैक नेटवर्क में। तो ये डिफरेंस जरूर याद रखें, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये किसका है ये किसका है। सिंपलेस्ट टाइप का जो दिखता है जो एक फ्रिक्वेंसी का टर्म्स, वो वेन ब्रिज के लिए होता है। अगर आप ओमेगा के टर्म्स में याद रखो तो इससे तो सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। एक एडिशनल जानकारी आपको देना चाहूँगा, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस, कि आरसी जो होता है ये टाइम का एक सेंस देता है, टाइम का डायमेंशन देता है। आरसी जो है वो टाइम का डायमेंशन देता है। तो 1 बाई आर सी क्या हो जाता है, 1 बाई टाइम का डायमेंशन, 1 बाई टाइम मीन्स फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन बन जाता है। इसलिए 1 बाई आर सी ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो गया कि एग्जाम में कहीं रूट ऑप्शन में आपके दे दिया है, सपोज आपके एग्जाम्स के ऑप्शन में दे दिया है कि इसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 1 बाई
2 पाई रूट आर सी है। बच्चे कन्फ्यूज रहे, रूट तो नहीं होगा, रूट हो ही नहीं सकता क्योंकि टाइम का रूट करोगे तो कुछ और डायमेंशन बन जाएगा। सो इट इज़ सिंपली द डायमेंशन ऑफ टाइम, सो इट शुड बी डायमेंशन ऑफ आर सी। तो ये बातें ज़रूर आप याद रखें, बच कन्फ्यूज़न ना हो, वो भी मेरा ये ध्यान रहेगा आपको बताने का। तो अभी तक हमने आरसी ऑसिलेटर्स को समझा है, किस तरह से हम जो आरसी ऑसिलेटर्स क्यों कह रहे हैं हम लोग, बिकॉज वी आर ऑलवेज यूजिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इन द फीडबैक नेटवर्क। जो हमने पढ़ा था फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, उसमें भी यही देखा था, और जो हमने वेव ब्रिज ऑसिलेटर पढ़ा, इसमें भी हमने यही देखा। अगला हमारा होगा एलसी ऑसिलेटर, जिसमें हम लोग एलसी ट्यून्ड सर्किट का देखेंगे। एक इंडक्टर का भी यूज होगा वहाँ पे, कैपेसिटर का यूज होगा। प्योर ये मतलब कहते हैं इसको कि ये लॉसी नेटवर्क नहीं रहेगा वहाँ पे, मतलब ठीक है, एक सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मिलेगा। और एलसी के टर्म्स में आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस देखेंगे। एक हम जनरल एक ऑसिलेटर बनाने का कोशिश करेंगे, जिसमें हम सिर्फ एक इंडक्टर और कैपेसिटर को नाम नहीं देंगे, बट हम एक एनालिसिस करेंगे कि अगर हम यहाँ पे इस तरह के रिएक्टिव एलिमेंट्स का यूज करें, रिएक्टिव मीन्स आइदर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव और इंडक्टिव मटेरियल का यूज करें, तो किस तरह का ऑसिलेशन जनरेट होगा। और उसमें फिर हम सी लगा के देखेंगे तो कॉलपिट्स बनेगा, एल लगा के देखेंगे तो हार्टले बनेगा। अकॉर्डिंगली विल सी ईच एंड एवरी टॉपिक। बट इस टॉपिक पर अगर फोकस करते हो तो आपके लिए कॉलपिट और हार्टले अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत बनेगा नहीं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस होल सीरीज आई थिंक इज गोइंग टू बी दिस वन, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसी ऑसिलेटर। विल सी इन दैट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर टुडे।